हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से। चैप्टर 11 है क्लास 11th का। पिछले वीडियो में बच्चों हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था और साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों आप उस वीडियो को देखो, और इसके अलावा हमारे और वीडियो भी आ गए चैप्टर के बच्चों, आप उन वीडियो को देख सकते हो। नाउ हम ट्रांसपोर्टेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। ये आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो पहले यहाँ पे जो लिखा है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का होता है। नाउ कम टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट लिखी हुई है बच्चों, पहले इनको समझ लो। ये किसने बोली थी? ट्रांसपोर्टेशन इज एन एसेंशियल एविल। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एसेंशियल लेवल होता है, किसने बोला था बच्चों? कर्टिस ने। क्यों बोला था? क्योंकि देखो प्लांट जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में वाटर लॉस करते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है। तो मतलब जब प्लांट बॉडी से लॉस ही हो रहा है तो मतलब किसी न किसी तरह से नुकसान तो है ही प्लांट को जो लॉस कर रहे हैं। मगर उसका बेनिफिट ये है बच्चों, आपको पता है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट जो है ऐसा करते हैं। क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट होता है रेज का, जो फॉल होने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उससे बचने के लिए, ताकि वहाँ पे जितनी फोटोसिंथेटिक मशीनरी है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही है वो डैमेज ना हो हीटिंग इफेक्ट से, तो उससे बचने के लिए बच्चों प्लांट जो है कूलिंग करने के लिए वाटर वेपर लॉस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। तो इसलिए इसको एसेंशियल एविल बोला। लॉस हो रहा है मगर फिर भी वो एसेंशियल है, उसके लिए ज़रूरी है। उसके बिना उसके जो हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा प्लांट को। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया बच्चों? एसेंशियल एविल है। तो ये कर्टिस ने बोला। इसी की जैसे एक स्टेटमेंट आई बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल। ये किसने बोला? ये स्टीवर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला और बताया कि इसको प्लांट अवॉइड नहीं कर सकते, इसको करना ही होगा। क्यों करना होगा बच्चों? देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस रहा, तो सेम वही बातें आ गई कि हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए प्लांट क्या करेगा? वाटर लॉस करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ये कैसा है? अनअवॉइडेबल, इससे अवॉइड नहीं कर सकता प्लांट। ठीक है, तीसरी वर्ड ने बोली, दोनों स्टेटमेंट याद रखना। नाउ नेक्स्ट कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का देखने को मिलता है यहाँ पे बच्चों? देखो मेनली मैंने स्टेम लिया है और स्टेम के मैंने कुछ पार्ट्स दिखाए, मैंने पूरा प्लांट नहीं दिखाया, तो आप समझ जाओ। यहाँ पे मैंने जैसे ग्रीन पार्ट दिखाया है जो कि लीफ दिखाया है मैंने यहाँ पे, और लीफ में कुछ पोर्स दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। अगर इनके थ्रू से ट्रांसपोर्टेशन होगा तो बच्चों उसको बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन। और ये मेजर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों। यहाँ पे 50 to 90% वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता है, तो इसलिए स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन जो है 50 to 90% वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों। सेकंड, लीफ का ही पार्ट है क्यूटिकल। जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। क्या होती है? लेयर होती है, उसको बोलते हैं बच्चों क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है उसका सरफेस जो होता है लीफ का, वहाँ उसके ऊपर को सरफेस को बोलते हैं। और क्यूटिकल के द्वारा अगर ट्रांसपिरेशन होगा उसे बोलेंगे बच्चों क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये अकाउंट फॉर 9 to 9.9%, कितना? 9 to 9.9% तक ये अकाउंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है, 9 to 9.9% तक। और इन दोनों को मिला देंगे बच्चों, क्योंकि ये लीफ का ही पार्ट है, फोलिएज का पार्ट है, तो इन दोनों को मिला देंगे, इसे बोलेंगे बच्चों फोलियर ट्रांसपिरेशन। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन में दोनों ही आ जाएंगे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी आ जाएगा और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी। और दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों? 99 to 99.99% तक हम कह सकते हैं कि ये वाटर लॉस फोलियर ट्रांसपिरेशन से हो रहा है। कितना? 99 to 99.9% तक वाटर लॉस जो है वो फोलियर ट्रांसपिरेशन से होता है, जिसमें दोनों आ जाएंगे आपके स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी। थर्ड टाइप का बच्चों देखो लेंटिसेल से होने वाला। लेंटिसेल क्या होते हैं बच्चों? पोर होते हैं। जो स्टेम होती है ना प्लांट की, इसमें बहुत माइनट पोर्स रहते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों हम लेंटिसेल्स। जैसे यहाँ पे दिखाए भी हैं ये वाले पोर्स, ये वाले पोर्स, ये सब क्या है बच्चों? ये सब लेंटिसेल्स हैं। ये वाले पोर्स, ये सब बच्चों लेंटिसेल है। इससे होने वाला ट्रांसपिरेशन क्या कहलाएगा बच्चों? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इससे क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसका कंट्रीब्यूशन बच्चों बहुत कम रहता है, ये 0.1 to 1% तक हो सकता है। 0.1 to 1% तक ये सबसे कम होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो आपको ऑर्डर भी जा सकता है एग्जाम में, कि नीट के एग्जाम में, कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आप बोलोगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उससे कम जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और सबसे कम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और या फिर यहाँ पे क्या फोलियर ट्रांसपिरेशन कौन सा होता है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसमें? स्टोमेटल क्यूटिकुलर दोनों आप ऐड कर दोगे तो फोलियर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसमिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब ये फैक्टर बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और या फिर जिनको बोलेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि प्लांट बॉडी का पार्ट नहीं है, उन फैक्टर्स को बोलेंगे बच्चों हम एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है, फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, मतलब प्लांट बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स और या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। या फिर दूसरे तरह के फैक्टर होंगे बच्चों, उनको बोलेंगे हम जो प्लांट बॉडी का पार्ट है, इनको बोलेंगे इंटरनल फैक्टर्स, उनको बोलेंगे बच्चों हम इंटरनल
फैक्टर्स। नाउ सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे जो पहला आता है उसमें बच्चों आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे बच्चों? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अब देखो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है ये आपको पता है। आपको पता है, देखो एयर में जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसी की कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर देखो ड्राई एयर है, ड्राई एयर में क्या होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, तो इन कंपेरिजन टू मॉइस्ट एयर। जो मॉइस्ट एयर होती है बच्चों, जो जिसके अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो मॉइस्ट एयर होती है। ये एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलता है बच्चों, जैसे कि अब समर सीजन आएगा तो धीरे धीरे एयर ड्राई हो जाएगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे एयर में, उसको बोलते हैं हम ड्राई एयर। और अगर जैसे कि बारिश का सीजन था, रेनी सीजन आता है, तो उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्ट एयर बन जाती है और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। जैसे बारिश का सीजन आता है तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है। अब ये रेट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे इफेक्ट करेगा बच्चों, समझ के देखो इस चीज़ को। अगर अभी ड्राई एयर है तो बच्चों अब ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अभी कम है, तो इसका मतलब क्या, अभी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। और जब रेनी सीजन आता है बच्चों, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जब जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है, और जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम होती है तो इसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो किस तरह की है बच्चों। अगर एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि अगर एयर में स्पेस ही नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करने के लिए, तो वहाँ प्लांट जो है अपना रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम कर देंगे। और अगर एयर में स्पेस ज़्यादा ड्राई एयर है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम है, तो बच्चों रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, तो प्लांट ज़्यादा वाटर लॉस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ड्राई एयर की वजह से कूलिंग करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन बच्चों एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों इन्वर्सली वेरी करते हैं। ये बात क्लियर हो गई है, इसलिए बच्चों यहाँ पे TRB लिख देते हैं रेट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। TRB हम आगे यूज़ करेंगे, तो TR क्या था, रेट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए शॉर्ट टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखो, अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, जैसे रेनी सीजन के टाइम पे आप देख सकते हो ऐसा, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मतलब स्टॉप भी हो सकता है, कह सकते हैं बहुत ही निग्लिजिबल। तो उस टाइम क्या बच्चों, क्या स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, क्वेश्चन ये आता है क्या स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे रेनी सीजन अगर आ गया, तो एग्जामिनर पूछता है नीट के एग्जाम में कि अगर ट्रांसपिरेशन वहाँ पे जो है कम हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हाई है, तो क्या उस टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं, कंप्लीटली ओपन रहेंगे। ओपन क्यों रहेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करना है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज जरूरी है, तो CO2 का इनटेक जो है बहुत जरूरी है प्लांट को, इसलिए स्टोमेटा बिल्कुल ओपन रहेंगे, बट ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस का रेट बहुत ही लो हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मगर स्टोमेटा कंप्लीटली ओपन रहेंगे, जबकि ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगी तब भी ऐसा होता रहेगा बच्चों, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में से वो कौन सा है बच्चों, वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है बच्चों, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है देखो टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर जो है बच्चों वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि अगर डिफ्यूजन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का जो है आपस में डिफ्यूज करने की पावर बढ़ रही है, तो यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेंगे। अगर उनका डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा तो बच्चों वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली वेरी करता है बच्चों, क्या होगा, डायरेक्टली वेरी करेगा। क्यों, जो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या होगा बच्चों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर जो होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर में अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर वेपर है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है उसी एयर की, उसी जितनी वॉल्यूम में पहले हम देख रहे थे, तो वो टेम्परेचर बढ़ने से इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा और रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब Q10 देखते हैं बच्चों, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अगर आपने पढ़ लिया तो वहाँ पे हम Q10 की बात करते हैं। कैसे बच्चों, Q10 क्या होता है कि जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो अभी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, हमने एक प्लांट लिया, उसका हमने रेट ऑफ ट्रांसमिशन मेजर किया, मान लो X आया उसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर कुछ दिन बाद या हमने आर्टिफिशियली 35 डिग्री सेल्सियस जैसी कंडीशन हमने क्रिएट कर दी उसके आसपास टेम्परेचर की, तो उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसका रेट 2x हो जाएगा। उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस चेंज आने से टेम्परेचर के बच्चों वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन के किसी प्रोसेस का रेट डबल हो जाए, तो उसके लिए हम Q10 को क्या बोलते हैं बच्चों,
2 मानते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाती है। और इसका हाफ कैसे बच्चों, पहले हमने अगर 35 डिग्री सेल्सियस में मेजर किया तो वहाँ पे वैल्यू अगर 2x आई थी, तो अब की बार बच्चों वैल्यू अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू x आ जाएगी। क्या आएगी? x आ जाएगी। तो इसका मतलब अब हाफ हो गया। तो कहने का मतलब यही बच्चों, जब भी 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है तो वैल्यू या तो पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो डबल्स हो जाएगी, और अगर नेगेटिव चेंज आएगा टेम्परेचर में तो वो वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये Q10 जो होता है किसी प्रोसेस के लिए, तो उसमें ट्रांसमिशन के लिए भी ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, Q10 की वैल्यू 2 होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में देखा, वैसे ही यहाँ पे Q10 की वैल्यू और ट्रांसमिशन भी 2 ही होती है। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों लाइट है। लाइट में मेनली देखो, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो आपको पता है कि इंटेंसिटी बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे टेम्परेचर में हुआ वही यहाँ पे भी होगा। हीटिंग इफेक्ट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का इफेक्ट ऐसे देख सकते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम देखा, वैसे ही हम यहाँ पे बच्चों इसके एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। और एक्शन स्पेक्ट्रम में जो है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेनली 2 तरह के कलर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन से कलर है बच्चों? एक तो ब्लू कलर है और एक रेड कलर। कौन सा बच्चों? रेड कलर। तो रेड और ब्लू कलर में बच्चों जो ट्रांसमिशन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए याद रखना, कौन से 2 कलर्स में अगर वाइट लाइट देते हैं तो उसमें से ब्लू और रेड में आपको रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर इंडिविजुअल लाइट दोगे, अगर वहाँ पे विबज्योर की जो विबज्योर होता है उसकी अगर इंडिविजुअल लाइट देंगे तो उसमें से ब्लू और रेड में आपको रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं ट्रांसमिशन के लिए भी। विंड वेलोसिटी बच्चों, विंड वेलोसिटी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है। विंड वेलोसिटी में देखो, यहाँ पे मान लो एक जगह पे हमने कोई प्लेस कंसिडर किया कि एक टाइम पे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे एयर फ्लो कर रही है, विंड फ्लो कर रही है, और कुछ टाइम बाद देखा कि हमने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो लीव है, मान लो जो लीव है प्लांट के, उसके साथ में विंड जो है अगर कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगी, हटा देगी, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। अगर 2 किलोमीटर पर आवर के जगह पे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी तो बच्चों अब विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वहाँ से लीव से निकल रहे थे अब वो जल्दी जल्दी हटने लग जाएंगे, क्योंकि विंड की वेलोसिटी बढ़ गई है तो विंड जल्दी जल्दी हटा देगी बच्चों। अगर विंड जल्दी जल्दी वहाँ से मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अंदर से डिफ्यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो भी जल्दी जल्दी बाहर आएंगे, मतलब उनका रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अब जो है जल्दी से जो है आसपास का स्पेस खाली हो रहा है, जल्दी से वाटर मॉलिक्यूल अंदर वाले बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चों क्या होगा, विंड वेलोसिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ता है। तो ये भी बच्चों देखो, रेट ऑफ ट्रांसमिशन का विंड वेलोसिटी के साथ में रिलेशनशिप कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़ते हैं। बट विंड वेलोसिटी में एक चीज़ याद रखना, अप टू सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगी, मतलब जैसे कि स्टॉर्म आता है और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे उस तरह कंडीशन हो गई है बच्चों, तो वहाँ पे विंड हाई वेलोसिटी फ्लो कर रही है, तो अब क्या होगा बच्चों, वो फिजिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे प्लांट होंगे उसमें विंड वेलोसिटी के कारण वो बहुत सारा फिजिकल मूवमेंट होगा इधर उधर, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेस। इसकी वजह से अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा बच्चों, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जब भी रिलीज होता है बच्चों, आपको पता है सबसे पहला काम जो होगा उसका स्टोमेटा को क्लोज करना। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, स्टोमेटा को क्लोज करना है। तो स्टोमेटा क्लोज करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पहले सर्वाइवल की इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को यहाँ पे सबसे पहले एब्सिसिक एसिड जब भी रिलीज होता है, आपको पता है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से स्टोमेटा क्लोज होंगे, क्योंकि वो क्या होगा, वहाँ पे CO2 कंसनट्रेशन जो बढ़ने लग जाएगी। CO2 कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वहाँ पे CO2 यूटिलाइज नहीं होगी, और CO2 यूटिलाइज नहीं हो रही, इसलिए वहाँ पे कंसनट्रेशन बढ़ेगी और कंडीशंस उसके आसपास क्या हो जाएंगी, एसिडिक हो जाएंगी। जैसी कंडीशन एसिडिक होंगी तो वहाँ पे बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, एब्सिसिक एसिड रिलीज होने के कारण स्टोमेटा क्लोजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का इनटेक नहीं होगा, गार्ड सेल में पोटेशियम का इनटेक रुक जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर लूज हो जाएगा। ट्रिगर प्रेशर लूज होते ही सेल फ्लैसिड बन जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही प्रोसेस होगी जो कि आप पढ़ चुके, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगी। तो ये समझ में आ गया। तो एक्सट्रीम कंडीशन अगर वहाँ पे वेरी हाई वेलोसिटी है तो उस टाइम पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं बढ़ता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम बल्कि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और वो स्टॉप हो जाता है। तो ये याद रखना, एक लिमिट तक ही बढ़ाता है।
नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मान लो एक प्लांट सी लेवल पे है और एक प्लांट को आप एल्टीट्यूड पे लेके गए, जैसे माउंटेन पे लेके गए, और बाकी कंडीशन सेम तरह की अलग, वो आपने वही मान ली सेम तरह की कंडीशन सब कुछ यहाँ पे सी लेवल पे भी और एल्टीट्यूड पे लेके गए जिस पे आप वहाँ पे भी, बस एक ही डिफरेंस है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सी लेवल पे अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एल्टीट्यूड पे जब लेके जाएंगे तो अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। देखो सी लेवल पे क्या है बच्चों, सी लेवल पे जो है एयर ज़्यादा डेंस होती है क्योंकि वहाँ पे गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर आप एल्टीट्यूड पे जाओगे, माउंटेन पे जाओगे, तो वहाँ पे एयर लेस डेंस होती है, तो वहाँ के मतलब एयर के अंदर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। तो बच्चों यहाँ जहाँ पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगा तो वहाँ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए एल्टीट्यूड पे अगर लेके जाएंगे हम उस प्लांट को, अगर वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है बच्चों। और अगर हम सी लेवल पे देखेंगे तो प्लांट से ट्रांसपिरेशन कम होता है, सी लेवल पे ट्रांसपिरेशन कम होगा क्योंकि यहाँ पे एयर मोर डेंस है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कंपेरिजन करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे तो बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सी लेवल पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बच्चों जैसे एल्टीट्यूड पे गए, हम माउंटेन पे गए, वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो आपका रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेट ऑफ ट्रांसमिशन में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आप देखना, वैसे नोटिस करना, जो प्लांट वहाँ ग्रो करते हैं माउंटेन्स पे, उनके लीफ बच्चों ब्रॉड लीव्स नहीं होते, ठीक है, नैरो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, तो इसलिए वहाँ पे नीडल से ये इस तरह के पाइन प्लांट्स ये सब वहाँ पे मिलते हैं, तो इनके लिए ब्रॉड नहीं होते हैं, ये बहुत ही नैरो होते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्हें वाटर लॉस बचाना है, ट्रांसपिरेशन उन्हें कम करना है, तो इसलिए क्योंकि एक पहाड़ों में वाटर भी कम अवेलेबल होगा उनकी रोड्स के आसपास, तो इसलिए वो उसको बचाने के लिए ही बच्चों जनरली जितने प्लांट मिलते हैं वो आप कैसे मिलते हैं कि जिनके लीफ बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनका सरफेस एरिया कम एक्सपोज होता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन लॉस कम होता है, ठीक है। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बच्चों इफेक्ट। नाउ सेकंड टाइप के फैक्टर जो है वो है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर जो कि प्लांट बॉडी से रिलेटेड है, प्लांट के ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि स्टोमेटा हो गया, अगर बच्चों देखो स्टोमेटा की बात आ गई तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन टी आर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा। फिर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, परसेंटेज ऑफ जो है ओपन स्टोमेटा, अगर परसेंटेज जो है ओपन स्टोमेटा की वो ज़्यादा है तो बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ओपन स्टोमेटा कितने परसेंटेज है, तो उसी के बेसिस पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम बता पाएंगे। तो अगर ओपन जितने भी स्टोमेटा है उनकी परसेंटेज ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वेरी करेगा ये भी। फिर आता है सेकंड के बाद में थर्ड बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे डोसी वेंट्रल टाइप किस में मिलता है बच्चों, डोसी वेंट्रल टाइप मिलता है डाइकोटिलेडोनस लीफ के अंदर। किस में मिलता है बच्चों, डाइकोटिलेडोनस लीफ के अंदर ये मिलेगा, डाइकोटिलेडोनस लीफ के अंदर, जिसमें लोअर सरफेस में ज़्यादा होंगे और अपर सरफेस में कम होंगे, ठीक है। डी से डोसी वेंट्रल और डी से डाइकोटिलेडोनस लीफ, जिसमें लोअर सर्विस में स्टोमेटा ज़्यादा है, अपर सर्विस में कम है, तो इसलिए डाइकोटिलेडोनस लीफ के जो होंगे बच्चों उनमें लोअर सर्विस से ट्रांसमिशन रेट हो सकता है ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा है। अगर वो ओपन है उसमें से तो वो ज़रूर ज़्यादा होगा, अगर अपर सरफेस जो है वहाँ पे कम है तो वहाँ पे भी जितने ओपन होंगे उसके मुकाबले लोअर सरफेस में अगर ओपन ज़्यादा है तो उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहेगा। आइसो बायलेटरल, आइसो मतलब सेम, बायलेटरल में दोनों साइड अगर सेम हो तो उसे बोलेंगे आइसो बायलेटरल। ये बच्चों जैसे एग्जांपल हो गया, आपको मोनोकोटिलेडोनस लीफ में मिलते हैं, लोअर और अपर सरफेस में दोनों में क्या है इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा है, तो बच्चों यहाँ पे भी यहाँ आइसो बायलेटरल मिलेंगे। आइसो बायलेटरल किस में मिलेंगे, मोनोकोटिलेडोनस लीफ के अंदर मिलेंगे, इसमें दोनों साइड में नंबर ज़्यादा है। और फिर रेडियो ट्रांसमिशन डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर लेयर सरफेस में ज़्यादा ओपन है या फिर लोअर में ओपन है, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर बच्चों वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। वाटर स्टेटस में देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा है बच्चों, प्लांट के अंदर अगर पानी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। क्यों? अब प्लांट ज़्यादा पानी लॉस कर सकता है तो इसके पास अवेलेबल ज़्यादा है, तो इसलिए वो लॉस ज़्यादा कर सकता है, तो इसलिए रेट ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्टली वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली वेरी करता है। वाटर स्टेटस अगर अच्छा है तो बच्चों रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी अच्छा होगा, अगर वाटर स्टेटस अच्छा नहीं है प्लांट का तो वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी अच्छा नहीं होगा, लो ही मिलेगा, तो इसलिए डायरेक्टली वेरी
करते हैं। कैनोपी स्ट्रक्चर थर्ड आता है बच्चों इंटरनल फैक्टर में। कैनोपी स्ट्रक्चर में देखो कैसे, अगर किसी प्लांट की कैनोपी बच्चों डेंस है तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोज्ड है, जो कॉन्टैक्ट में है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, जिनसे ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो लीफ वहाँ पे केवल लॉस करेंगे। जो अंदर वाले हैं, जो अंदर प्रेजेंट है बच्चों, जो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे लीफ के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ अंदर ही हाइड हो गए हैं, तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहे एक्सटर्नल लेयर के, क्योंकि वो अंदर छिपे हुए हैं। तो इसलिए कैनोपी स्ट्रक्चर का डेंस है तो बच्चों वहाँ से रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम होगा। अगर किसी प्लांट की कैनोपी एकदम खुली खुली है, ओपन है एकदम, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, जितने ज़्यादा वहाँ पे उस प्लांट के लिए कॉन्टैक्ट में होंगे एयर में, तो वो ज़्यादा लॉस करेगा। तो इसलिए डेंस कैनोपी वाले प्लांट में कंपैरेटिवली अगर उतना ही वॉल्यूम में देखेंगे बच्चों, उसका ट्रांसमिशन रेट कम होगा। अगर एक कोई वाइड ओपन एरिया वाला है, अगर कोई किसी कैनोपी किसी प्लांट की, तो वहाँ से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक सेम वॉल्यूम में कंपेयर कर सकते हैं हम, तो वहाँ पे आपका डेंस कैनोपी वाले में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम मिलेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लीफ, एनाटॉमी आप पढ़ चुके हो, तो इसलिए यहाँ पे मेनली मेसोफिल सेल की, कोटेक्स सेल की बात करें। कोटेक्स सेल में देखो बच्चों दो तरह के टिश्यू हो सकते हैं, पेलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू। पेलिसेड क्या होते हैं? जो टाइटली बाउंड रहते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू जो कि लूजली बाउंड रहते हैं। अगर कोई टाइटली बाउंड टिश्यू तो वहाँ से वाटर का मूवमेंट इतना आसानी से नहीं होगा, तो इसलिए ट्रांसमिशन रेट इनसे कम होता है। और अगर स्पॉन्जी टिश्यू एंड लूजली बाउंड है बच्चों, तो उनके अंदर से देखो इजीली पानी मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक डायग्राम हमने एनसीईआरटी में देखा था बच्चों, इसके लिए आपने ध्यान दिया होगा, तो इस डायग्राम में ये क्लियरली दिख भी रहा है। देखो इसमें फिगर 11.9 के अंदर 11.9 में बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे पेलिसेड टिश्यू है, क्या है? पेलिसेड टिश्यू है। ठीक है, और पेलिसेड टिश्यू से पानी मूव करके जा रहा है, मगर देखो उस पानी को कितना टाइम लग रहा है वहाँ से मूव करने के लिए, ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पानी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि स्टोमेटा के पास तो पहुँच रहा है, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके पास में उसके। इसलिए यहाँ पे देखो बच्चे दूसरा पाथ जो कि है यहाँ पे इस साइड वाला पाथ, इस पे देखो यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि लूजली बाउंड है, यहाँ से पानी जल्दी स्टोमेटा के पास पहुँच गया है। क्यों पहुँचे? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, तो इसलिए पेलिसेड से ट्रांसमिशन रेट जो होगा वो कम होगा। और अगर स्पॉन्जी टिश्यू से क्रॉस करेगा पानी तो वहाँ पे ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। तो इस डायग्राम में आप ये चीज़ देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है एनाटॉमी के बारे में। और एक और बात है यहाँ पे, क्यूटिकल की थिकनेस, और एक और क्या है? क्यूटिकल की थिकनेस। अगर क्यूटिकल की थिकनेस बढ़ती है बच्चों, रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम होता है। क्या होगा? कम होगा, मतलब इन्वर्सली वेरी करेगा। थिकनेस बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है कम हो जाएगा, थिकनेस कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। नेचुरल सी बात है, वाटर को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो वो वहाँ पे लॉस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा क्रिटिकल में तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। तो ये इन्वर्सली वेरी करते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या लिखा है एक बार वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे जो एडिशनल बातें हैं ट्रांसमिशन के बारे में, फिर उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूजुअली द लोअर सरफेस में, ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ बच्चों, ऑलरेडी अंडरलाइंड है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ ए डॉर्सिवेंट्रल, क्या होता है लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सिवेंट्रल, जो कि किस में मिलते हैं? ऑफन डाइकोटिलेडोनस लीफ में हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो आपको ये पता लग गया कि लोअर सरफेस में ज़्यादा मिलते हैं डॉर्सिवेंट्रल साइड में अगर डाइकोटिलेडोनस लीफ है तो। ठीक है, वाइल इन आइसोबायलेटरल, अगर आइसोबायलेटरल मतलब सेम बायलेटरल दोनों साइड सेम होंगे, आपको पता है कि लोअर अपर सरफेस दोनों पे सेम होंगे। किस में मिलते हैं? मोनोकोटिलेडोनस लीफ में। दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ सरफेसेस। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाई सेवरल फैक्टर्स, जिसमें से कुछ क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में बच्चों आपको पता है टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ेगा। लाइट वहाँ पे अगर इंटेंसिटी बढ़ती है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, ट्रांसमिशन बढ़ने के चांस हैं। और साथ में एक्शन स्पेक्ट्रम जो बच्चों ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा होता है, पढ़ लिया हमने ये सब। ह्यूमिडिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर में, ये पढ़ लिया आपने, इन्वर्सली वेरी करता है, ये कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और विंड स्पीड भी अगर बढ़ती है तो ट्रांसमिशन बढ़ता है बच्चों, और अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद में फिर वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने के कारण। तो विंड स्पीड का इफेक्टिव पढ़ चुके हो। प्लांट फैक्टर्स की बात करें, दैट इफेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी डायरेक्टली बढ़ेगा। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, ये पढ़ लिया हमने, ओपन स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्टली बढ़ेगा। वाटर स्टेटस अच्छा है प्लांट का तो वहाँ से वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा प्लांट से। और कैनोपी स्ट्रक्चर अगर डेंस हो तो बच्चों वहाँ पे ट्रांसमिशन कम होगा। क्यों? आपको पता है कि एक्सपोज पार्ट कम रहेगा, सर्फेस एरिया कम रहेगा, इसलिए वाटर लॉस कम होगा। नाउ नेक्स्ट कम टू दिस पॉइंट, ये इसके बारे में लिखा हुआ सारा। और अब आगे कुछ चीज़ें एडिशनल पॉइंट्स हैं बच्चों वो और पढ़ लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे।
कौन सी बातें हैं, जैसे कि एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या है बच्चों? एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन आर नोन एज, अगर वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कम कर देंगे तो उसको बोलेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट। ऐसे बच्चों सब्सटेंसेस जो कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम कर दें, आर्टिफिशियली ऐसा कर सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? एंटी ट्रांसपेरेंट। अब ये काम कहाँ आएंगे? मान लो जैसे अगर ड्राई फार्मिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ड्राई फार्मिंग मतलब जहाँ पे पानी सोइल में कम है, अवेलेबल पानी कम है, तो क्रॉप जो है कम ही पानी ले पाएगी, तो ऐसी क्रॉप ग्रो करती है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अगर उसमें भी हमने अच्छे से उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है जो अवेलेबल वाटर सोइल में, तो बच्चों उसके लिए क्या करो? आप एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ कर दो। क्यों? क्योंकि जो होंगे एंटी ट्रांसपेरेंट होंगे वो क्या करेंगे? रेट ऑफ ट्रांसमिशन को उस क्रॉप के, उस प्लांट के अंदर से कम करा होने देंगे। अगर वो कम हो जाएगा तो वहाँ पे अवेलेबल वाटर का तो प्लांट उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ड्राई फार्मिंग में बच्चों एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी जगह, बहुत जगह आप देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप ड्राई एरिया में जो एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट पीएम, याद रखना एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जामिनर। नीट के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, इवन आईसीआर के एग्जाम में भी आ सकता है कि एंटी ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल बताइए, इनमें से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड क्या है? एस्पिरिन कॉमन सा है, वो है, नाम सबको पता है, एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड, तो इसलिए इसका भी नाम आता है ऑक्सी इथाइलिन। ठीक है, याद रखना नाम बच्चों। एब्सिसिक एसिड जो कि आर्टिफिशियली हम सिंथेसिस करके इसका यूज़ कर सकते हैं। एब्सिसिक एसिड वैसे भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, स्टोमेटा क्लोज कर देगा तो ट्रांसपेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑयल क्या होता है? नेक्स्ट सिलिकॉन ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी अगर वहाँ पे बढ़ा देंगे हम आर्टिफिशियली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एसिडिक कंडीशन जनरेट होंगी, और वहाँ पे एसिडिक कंडीशन होने से वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ABA रिलीज होगा, एब्सिसिक एसिड, और उसके रिलीज होने से क्या होगा कि वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। लो विस्कोसिटी वैक्स लगा के भी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? विस्कोसिटी वैक्स लगाने से बच्चों यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट यही पड़ेगा ना कि विस्कोसिटी वैक्स लगाया आपने, वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो वाटर जल्दी से लॉस होगा नहीं, तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, तो लो विस्कोसिटी वैक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसपिरेशन रेशो। ट्रांसमिशन रेशो क्या होता है कि रेशो ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर, रेशो ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर, जो लॉस हो रहा है उसके साथ में टू द CO2 फिक्स इन द फोटोसिंथेसिस, जो CO2 हम फिक्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसके बीच का रेशो बच्चों क्या वो कहलाता है? ट्रांसपिरेशन रेशो। कैसे? देखो, मोल्स ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, जितने मोल्स भाई वाटर के ट्रांसपायर्ड हुए हैं बच्चों, उसके कम रेशो में क्या है? मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेटेड, जितना फोटोसिंथेसिस में मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेट हुए हैं, फिक्स हुए हैं, उसी रेशो को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशो। मोल्स ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड टू द मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेटेड इज कॉल्ड एज बच्चों ट्रांसपिरेशन रेशो। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन रेशो। अब देखो, जहाँ पे क्या होगा? CO2 ज़्यादा फिक्स हो रही है, वाटर कम ट्रांसपायर हो, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होगा बच्चों? कम होगा। और जहाँ पे वाटर ज़्यादा ट्रांसपायर हो रहा है, CO2 कम फिक्स हो रही हो, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेशियो ज़्यादा होगा था। मतलब अगर ऊपर वाली ड्रम ज़्यादा है तो वो ट्रांसमिशन रेशियो को बढ़ाएगी, और अगर नीचे वाली ड्रम बड़ी है तो वो ट्रांसमिशन रेशियो को कम करेगी। और ये कहाँ होता है बच्चों? देखो, C3 में भी, C4 में भी, कैम प्लांट्स में भी। तो सबसे कम वैल्यू जो होती है बच्चों इसकी मिलती है आपको कैम प्लांट्स में, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो इस तरह के प्लांट्स के बारे में वहाँ पे आप पढ़ते हो, कैम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये ड्राई एरिया में ग्रो कर सकते हैं, और ये दिन में स्टोमेटा बंद करते हैं और रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं। तो मतलब यहाँ पे स्टोमेटा कैसे हैं? स्कोटो एक्टिव। यहाँ पे बच्चों स्टोमेटा कैसे हैं? स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा। हम दो तरह के पढ़े थे, फोटो एक्टिव एंड स्कोटो एक्टिव। यहाँ पे कैसे मिलेंगे बच्चों? स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा कैम प्लांट्स में मिलेंगे। तो हमने ये चीज़ भी पढ़ ली है। और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन वैल्यू है, उसकी जो रेशो है, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पे 50-100 कितनी होगी? 50-100। आप याद रखना, रेंज 50-100, दैट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर ट्रांसमिशन फॉर कैम प्लांट्स। नाउ इससे ज़्यादा वैल्यू जो होती है बच्चों वो C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स के तो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, मगर स्टोमेटा पार्शली क्लोज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? पार्शली क्लोज। फिर भी इनकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की एफिशिएंसी इतनी लो नहीं होती, क्योंकि पार्शली क्लोज करने पे भी इसका मतलब ट्रांसपिरेशन लॉस को ये कम कर लेते हैं स्टोमेटा को क्लोज करके। अगर ये ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन एफिशिएंटली ये यूज़ कर पाएंगे जो वाटर अवेलेबल होगा, और अपना फोटोसिंथेसिस भी चालू कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बच्चों जो होती है 200 to 350 तक होती है। कितनी वैल्यू होती है? 200 to 350 तक। तो वेरिएंस याद रखना, कैम प्लांट से ज़्यादा ट्रांसमिशन रेशो, तो यहाँ पे वाटर लॉस कैम प्लांट से ज़्यादा होता है, क्योंकि फोटो एक्टिव स्टोमेटा या दिन में खुलते हैं स्टोमेटा, इसलिए बच्चों यहाँ पे 200 to 350 की रेंज में वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट जिसमें मिलती है बच्चों C3 प्लांट। C3 प्लांट्स में वैल्यू होती है 500 to
1000। यहाँ पे मतलब वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं अपना वाटर को, और इसलिए यहाँ पे बच्चों देखो वैल्यू ट्रांसमिशन रेशो की बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर भी आ सकता है एग्जाम में कि ट्रांसमिशन रेशो के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को अरेंज करो, कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ। तो आपको कम में सबसे कम जो होगा कैम प्लांट्स, फिर C4 प्लांट्स और फिर C3 प्लांट्स। तो इनका ऐसे आ सकता है, और वैल्यू भी पूछी जा सकती है कितनी वैल्यू है, जैसे कि 50 to 100 कैम प्लांट्स के लिए, 200 to 350 बच्चों C4 के लिए, और C3 के लिए 500 to 1000 तक इसकी वैल्यू है। तो ये रिलेशनशिप पूछी जा सकती है ट्रांसमिशन बेसिस के बेसिस पे, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्लांट एफिशिएंटली जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, कौन सा ट्रांसपिरेशन कर पा रहा है। तो इसलिए C4 प्लांट्स मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। अब देखो जो एक पॉइंट हो रहा है जीरोफाइट जो कि ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं, उनको हम इनमें स्टोमेटा संकन होते हैं। इनके स्टोमेटा संकन में छुपे हुए होते हैं, बिल्कुल सरफेस पे नहीं होते हैं। जनरली प्लांट्स के स्टोमेटा सरफेस पे होते हैं, मगर इनके स्टोमेटा थोड़े से अंदर साइड में होते हैं, संकन होते हैं, हिडन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर लॉस जल्दी से ना हो। तो इसलिए उसको बचाने के लिए, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए प्लांट क्या करते हैं बच्चों, अंदर जो है स्टोमेटा को रखते हैं, संकन रखते हैं, हिडन। तो ये किस में मिलते हैं, याद रखना, संकन स्टोमेटा यहाँ पे जीरोफाइट्स के अंदर मिलते हैं। किस में मिलते हैं? जीरोफाइट्स में। एडिशनल टर्म और देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया है। ये किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों? रेट ऑफ ट्रांसमिशन को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। किससे? सरफेस ऑफ लीफ से, अपर लोअर सरफेस से हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? आजकल बच्चे इसके लिए कोबाल्ट क्लोराइड की स्ट्रिप आती हैं, और स्ट्रिप को अगर आप लीफ के सरफेस पे लगा दोगे तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज से पता लगेगा कि ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर कलर चेंज ज़्यादा हो रहा है तो मतलब हमारा रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा है, और कलर चेंज कम हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम है। तो आप अपर लोअर सरफेस का कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में जो ट्रांसमिशन जो है किस तरह का हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो कंपैरिजन किसकी हेल्प से कर सकते हो? कोबाल्ट क्लोराइड की स्ट्रिप से, जो कि केमिकल मेथड है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। कैसा मेथड है? केमिकल मेथड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोरोमीटर। पोरोमीटर क्या यूज़ करते हैं बच्चों? ये यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। लीफ पे जो स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है बच्चों, उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? पोरोमीटर। पोरोमीटर का नाम है रखना पोर, स्टोमेटल पोर का डायमीटर मेजर करने के लिए पोरोमीटर। नेक्स्ट है पोटोमीटर। देखो यहाँ पे आर की जगह टी लगा जाए तो पोटोमीटर हो गया। इट यूज टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसमिशन। रेट ऑफ ट्रांसमिशन को मेजर करता है, बट इनडायरेक्टली। कैसे करता है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मेजर नहीं करता है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली कैसे करता है ये? क्योंकि ये पहले रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को मेजर करेगा। क्या करेगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इससे ये पता लगाएगा कि अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी प्लांट में ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है तो वहाँ पे ट्रांसमिशन रेट भी कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्टली मेजरमेंट हो रहा है पोटोमीटर के द्वारा, क्योंकि ये रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को ये मेजर करता है, फिर ये उसके कंपैरिजन में रेट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताता है। नाउ मैनोमीटर, इट इज यूज टू मेजर रूट प्रेशर। किस लिए यूज करते हैं बच्चों? रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो याद रखना मैनोमीटर किस लिए यूज करते हैं? रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब देखो नीट के एग्जाम में, ICR किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो क्या करेगा वो पर्टिकुलर टर्म दे देगा, जैसे रूट प्रेशर को मेजर करने के कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आप ऑप्शन दे देगा पोरोमीटर, पोटोमीटर और मैनोमीटर। तो आप बता देना मैनोमीटर। या डायमीटर ऑफ स्टोमेटल पोर के लिए कौन सा पोरोमीटर, और रेट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सा करते हैं? पोटोमीटर। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे नाम दे जाएगा कि पोरोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, पोटोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, या मैनोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं। तो या फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा कि इनको एक दूसरे के साथ में मिलान करो। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही आता है बच्चों, और क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है कि इन टर्म से, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी हेल्प से आप मेजरमेंट करते हो। और टेक्निकल क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छे से आते हैं उस टॉपिक पे बेस्ड, ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं। अब इतना हमने पढ़ लिया बच्चों। अब एक बात और बचती है जो इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो लिखी हुई है यहाँ पे NCERT के अंदर। एक पैराग्राफ दिया है बहुत अच्छा, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज, ये बात लिखी हुई है बच्चों, यहाँ पर है। ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज। कैसे? देखो, ट्रांसपिरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पज़। ट्रांसपिरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पज़। क्या क्या पर्पज़ है बच्चों? इट क्रिएट्स, क्योंकि आपको पता है देखो, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं बच्चों, स्टोमेटा ओपन होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होंगे तो साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन करने के लिए अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? क्योंकि जो लॉस हो रहा था वाटर का, उससे क्या हो रहा है, साथ में CO2 मिल रही है प्लांट को। और CO2 किस लिए चाहिए? प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और CO2 फिक्स करेगा प्लांट तो वहाँ पे फूड का सिंथेसिस होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा, तो इसलिए प्लांट को फायदा होगा। तो बच्चों दोनों क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा? लॉस के
साथ में वहाँ कूलिंग इफेक्ट तो हो ही रहा है, वो भी फ़ायदा दे रहा है प्लांट को। साथ में क्या हो रहा है कि वहाँ पे उसको जो है CO2 एक्सचेंज होकर ये जो मिल रही है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो क्या हो गया, एक कॉम्प्रोमाइज़ बोला गया इसीलिए। ठीक है, फ़ायदे क्या होती हैं अब ये देखो, ट्रांसपिरेशन से क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है, आपको पता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है, सेंट ऑफ सैप होता है जाइलम के अंदर से। तो ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो पुल क्रिएट किया, जो वहाँ पे टेंशन डेवलप हुई जाइलम कॉलम में, इसलिए पानी का मूवमेंट ऊपर हो गया, तो पुलिंग फोर्स वहाँ पे जनरेट हुआ, पुलिंग फोर्स ने पानी का अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है वाटर का प्लांट के अंदर होने लगा। सेकेंड, इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाटर जो है जो ऊपर आया बच्चों, वो लीफ में पानी आया, तो वहाँ पे लीफ से पानी लॉस होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, मगर जो पानी अवेलेबल है वहाँ पे साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए भी तो यूज़ कर सकता है प्लांट, तो इसलिए यूज़ करता ही है। तो लेस देन 1% पानी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। तो वो पानी क्यों आया, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से आया, तो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जो पानी साथ में वहाँ पहुँच गया, तो बच्चों वही पानी का कुछ अमाउंट जो है प्लांट के लीफ जो है उसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो जैसे जैसे वाटर का मूवमेंट होगा बच्चों, तो वाटर में डिजॉल्व मिनरल होंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट होंगे, और जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो हर जगह जहाँ जहाँ पानी जाएगा तो वहाँ पर मिनरल्स भी पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट प्लांट को कॉन्टीन्यूस है। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि जो पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों, उसकी वजह से मिनरल का ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर फुलफिल हो गया। कूल्स लीफ सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाई इवेपोरेटिव कूलिंग। और ये लीफ सरफेस को 10 से 15 डिग्री तक बच्चों यहाँ पे कूल कर सकता है। ये आपको समझ गया होगा कैसे। जनरली आप देखोगे कि वहाँ पे जो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होगा, समर्स में देखना आप प्लांट के आसपास वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस हो जाते हैं, तो जितने भी प्लांट है उसके आसपास बैठोगे ना अगर आप, तो आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस लगेगा वहाँ पे। ऐसा फिर कूलिंग है वहाँ पे, टेम्परेचर जो सराउंडिंग का उससे कम है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो कूलिंग इफेक्ट हो रहा है ना बच्चों, वाटर वेपर का जो लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ के आसपास का टेम्परेचर जो है फॉल कर जाता है, 10 से 15 डिग्री कम लगता है आपको वहाँ पे। तो इसलिए प्लांट के नीचे बैठने से समय में बच्चों आपको कूलिंग फील होती है, ऐसे फील आती है जैसे कूल है वहाँ पे इन्वायरमेंट। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वेपरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर तक कम हो सकता है। तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ट्रांसपिरेशन, इसलिए प्लांट को बेनिफिट होता है और हमें भी फील भी होता है हम लोग अगर वहाँ पे बैठ जाते हैं तो। ठीक है, मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। ये क्या करता है, मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल। आपको पता है जैसे पानी ज़्यादा होगा तो बच्चों प्लांट सेल की शेप और स्ट्रक्चर दोनों अच्छी रहेंगी, वो मेंटेन रहेंगी। अगर पानी कम होगा तो वो वहाँ पे सेल्स की शेप और स्ट्रक्चर में डैमेज हो जाएगा, बदल जाएंगी वो। ठीक है, तो इसलिए जो टर्जिडिटी ऑफ सेल है वो किसके साथ मेंटेन होती है बच्चों, आपको पता पानी उसमें अहम रोल प्ले करता है। आगे देखो, एन एक्टिवली फोटोसिंथेसिसिंग प्लांट हैज़ इनसेटेबल नीड फॉर वाटर। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसमें इनसेटेबल मतलब जिसकी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो सके, ठीक है, अतृप्ति से कहते हैं, तो इनसेटेबल नीड ऑफ वाटर के लिए प्लांट को। प्लांट इज फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाई ट्रांसमिशन। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वाटर की रिक्वायरमेंट है, मगर वाटर तो अवेलेबल है, बट क्या हो सकता है कि अगर ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा तो वाटर जल्दी से ख़त्म भी हो सकता है लीफ के अंदर का। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर। क्यों, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन अगर एकदम से रेट बढ़ जाए वहाँ पे तो स्विफ्टली डिप्लीटेड मतलब एकदम से ख़त्म हो सकता है पानी, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रोक सकते हैं, क्योंकि बिना पानी के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये आपको पता है कि लिमिटिंग फैक्टर भी बन जाता है वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन होने की वजह से। द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट largely due to the vast cycling of जो ह्यूमिडिटी होती है रेन फॉरेस्ट में, वास्ट साइकिलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सोइल। ये आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलती है। क्यों मिलती है, वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा ह्यूमिड फील होता है। क्यों, क्योंकि जो साइकिलिंग हो रही है वो कैसे हो रही है पानी की, सोइल में पानी है, सोइल से रूट्स ने प्लांट की जो ऑब्जॉर्व किया उससे वहाँ पे लीफ में, लीफ से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से फिर क्या होगा बच्चों, वापस से रेनफॉल होगा, रेनफॉल से सोइल में चला जाएगा। तो साइकिल चलता रहता है। और ये रेन फॉरेस्ट जो मेनली आपको साउथ अमेरिका जैसे ब्राज़ील वगैरह में आपको रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिलता है, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको ह्यूमिड कंडीशन होगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है साल भर, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन मिलती है और रेन फॉरेस्ट में आपको हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसमिशन होने की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है बच्चों, ये साइकिलिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि C3 और C4 के बीच में कंपैरिजन ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है। द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस
system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss। कह रहा है कि जब एवोल्यूशन हुआ था C4 प्लांट ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया बच्चों, जिसकी वजह से इनकी CO2 फिक्सेशन की एफिशिएंसी तो बढ़ गई और वाटर लॉस की कम होगी। कैसे हुई बच्चों? इन्होंने अपने स्टोमेटा को पार्शली क्लोज कर लिया। पार्शली क्लोज करने से क्या होगा? वाटर लॉस तो कम हो जाएगा, ठीक है, तो मिनिमाइज हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, जो CO2 का अपटेक था उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब जितनी वहाँ पे पैकेज एंजाइम को रिक्वायर्ड थी उतनी CO2 फिर भी वो ले पा रहे थे, एब्जॉर्ब कर पाए थे, इनटेक कर पा रहे थे C4 प्लांट्स। तो एवोल्यूशन होते होते उन्होंने क्या किया कि अपने CO2 की एफिशिएंसी को भी चेक करते रहे कि उस पर कहीं इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसके कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, वो तो बढ़ती रही CO2 फिक्सेशन की एफिशिएंसी तो, और जो वाटर लॉस की एफिशिएंसी थी स्टोमेटा क्लोज होने से, पार्शली क्लोज होने से बच्चों वो कम हो गई। तो इसलिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से वो कम वाटर वाले कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं C4 प्लांट जबकि, ठीक है। और साथ में उनकी CO2 की एफिशिएंसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी भी उतनी ही अच्छी रही। तो इसलिए वो बढ़ती गई CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी और वाटर लॉस की एफिशिएंसी जो है वो बच्चों वो इम्प्रूव होगी, तो वाटर लॉस कम होने लगा, तो CO4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रो कर पाए ऐसी कंडीशन में जहाँ पे पानी कम हो और जहाँ पे लाइट ज़्यादा हो, तो इसलिए वो अपना वाटर लॉस कम करके ग्रो कर सकते हैं। C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके देखें दोनों के बीच में C3 और C4 में, और फिर वहाँ पे वाटर लॉस कंपेयर करेंगे बच्चों, अगर मान लो C3 भी वही इतनी अमाउंट ऑफ शुगर वहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और C4 भी उतनी, तो वहाँ पे देखेंगे वाटर लॉस C3 से बच्चों ज़्यादा होगा और C4 से कम होगा। तो C4 जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है C3 प्लांट से। तो अगर वहाँ पे हम देखेंगे कि ये अगर वाटर लॉस सेम हो रहे हैं तो उस कंडीशन में देखें कि वहाँ पे CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी जो होगी वो C4 की ज़्यादा होगी, C3 की कम होगी, अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस के लिए देखेंगे। तो इसलिए दोनों फैक्टर को देख सकते हो, एक बार CO2 को फिक्स करके देखते हो तो वहाँ पे वाटर लॉस C4 में कम मिलेगा, और अगर वाटर लॉस सेम कर दिया तो जो CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी या शुगर बनाने की कैपेसिटी है वो C4 की ज़्यादा होगी C3 के मुकाबले, ठीक है। A C4 plant loses only half as much as water as a C3 plant and for the same amount of CO2 fixed। अगर आपने CO2 फिक्स कर दी कि सेम अमाउंट ऑफ CO2 के लिए कंपेयर कर रहे हो तो इसका मतलब C4 प्लांट्स हाफ अमाउंट लूज करेंगे इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट। तो इसे दोनों बातें मैंने बता दी हैं आपको कि आप CO2 फिक्स कर लो तो वाटर लॉस देखोगे C4 का आधा होगा, C3 का उससे डबल होगा, और या फिर यहाँ करो कि वाटर मॉलिक्यूल जितना लॉस हो वो से फिक्स कर दो तो CO2 का फिक्सेशन देखोगे तो C4 प्लांट जो है फिक्सेशन CO2 का ज़्यादा करेंगे, C3 कम कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट होते हैं C4 प्लांट C3 के मुकाबले। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इस वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।